स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बहराइच से खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजा सुहेलदेव प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। तो बहराइच दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और चितौरा में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजा सुहेलदेव की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और इस 40 फीट ऊंची और 17 टन वजन की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री राम सुतार ने किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और स्मारक स्थल का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा निर्मित यह स्मारक एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी 1200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और देवी पाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील भी मौजूद रहेंगे। तो बहराइच दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां 1200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव प्रतिमा का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। देखिए, वो पराक्रम और शौर्य के प्रतीक रहे महाराजा सुहेलदेव जी, और उन्होंने मशहूर गाजी को यहाँ पर पराभूत किया था और उन्होंने सनातन धर्म के रक्षार्थ और अपनी राज्य के रक्षार्थ उन्होंने जो संघर्ष किया वो अपने में अद्भुत है। और उनके इस शौर्य गाथा के लिए हम सभी उनका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ पर उनके स्मृति में एक भव्य स्मारक यहाँ पर बनाई हुई है और वो बन करके तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और कल उसका लोकार्पण हो रहा है। और इस विजय दिवस के अवसर पर तो मैं ये बहराइच वासियों को और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो हमारे शौर्य और वीरता के प्रतीक हैं, जो हमारी विरासत है, उस पर गर्व करने का ये समय है। इसके लिए कल जो यहाँ पर आयोजित उनके स्मृति में जो यह सभा हो रही है, मैं सभी बहराइच वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वो कल अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों और अपने वीर पुरुषों में अपने महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र नायक, जिन्होंने आक्रांताओं को मौत और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का काम किया, कुर्बानियां देने का काम किया, जीवन समर्पण करने का काम किया। ऐसी महान व्यक्तित्व के कृतित्व को जमीन पर उतारने को, अगली पीढ़ी तक वो मैसेज देने के लिए कल स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके याद में जो एक स्मारक विशाल जो बन रहा है, जो बना हुआ, उसको लोकार्पित करने का काम करेंगे। और ये विरासत के सम्मान के साथ साथ सनातन संस्कृति, सनातन आस्था, सनातन भावनाओं का सम्मान और राष्ट्र के महान नायकों के सम्मान की चिंतन, उनकी भावना अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का, अगली पीढ़ी जान सके। हम तो लोग इतिहास को भूलने का काम करते हैं। ये प्रयास हमारी सरकार कर रही है और इसका सफलतम प्रयास कल आदरणीय योगी जी स्वयं आकर के बहराइच की पावन भूमि से देने का कल काम करेंगे। सर, तो क्या ये मेला लगातार अब लगेगा, मान के चले हम लोग? निश्चित रूप से कल की अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि ये इसकी इस चिनगारी ज्वाला में प्रकट होगी, ऐसा आपको महसूस होगा। हर 10 जून को मेला लगेगा निश्चित रूप से। ये जो चिनगारी कल पहली किरण चिनगारी की आएगी, एक ज्वाला के रूप में दिखाई पड़ेगी। बहराइच का मान सम्मान और प्रतिष्ठा और हमारे इन महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में जो भावना है, उस भावना का सम्मान होगा। थैंक यू। इसमें यहाँ पर लोकार्पण होगा इस स्थान, इसके बाद काशी में एक स्थान जनसभा होगी। और लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां बीजेपी मुख्यालय में आज सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, केंद्र की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। तो केंद्र की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी कार्यक्रम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं पर इस दौरान विस्तार से चर्चा किए जाएंगे।
तो ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही, जहां बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और केंद्र की उपलब्धियों का पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। डिप्टी सीएम की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों ही डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जहां सरकार की उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किए जाएंगे। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है, आपको बताते चले, जिस तरीके से हम देखें तो महोबा से खबर सामने आ रही है। शराब ठेकेदार से 5 लाख से ज्यादा रुपए की लूट का मामला बताया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में इस वक्त सनसनी फैल गई जब अजनर थाना क्षेत्र में सशस्त्र बदमाशों ने एक शराब ठेकेदार से 5,65,000 रुपए लूट लिए और बताया जा रहा है कि कारोबारी सुधांशु दीक्षित है, जिसके दुकान बंद कर जैतपुर स्थित घर लौटने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। और बताया जा रहा है कि बुधवारा गांव के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें असलहों के बल पर रोका, मारपीट की और नकदी जो उनके पास थे वो लूट कर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी प्रबल प्रताप सिंह और एसपी वंदना सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में 3 टीमें भी बनाई गई हैं। पीड़ित का कहना है कि रोज की तरह वह दुकान बंद कर लौट रहे थे और तभी ये वारदात हुई है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। देसी शराब दुकान चमरुआ, देसी और बियर सीमोन की रोकड़ लेके आ रहे थे, लूट हो गई। कितने रुपए की लूट हुई और किस जगह हुई है? यहाँ बघौरा लूट तो यहीं हुई जहाँ हम आप बैठे हैं, यहीं तो यही तो घटना स्थल है जी। 2 लाख 3,23,000 है चमरुआ हो और 2,42,000 कुछ सीमोन का। तो लगभग कितने रुपए गए आपके? बता नहीं दिया। एक व्यवसायी थे जो दुकान से वापस आ रहे थे, उनको एक बाइक में सवार 3 युवकों ने उनके सर पे डंडा मार के गिरा दिया और गाड़ी में रखा हुआ थैला लेकर के चले गए। उक्त घटना में सुसंगत धाराओं में थाना अजनर में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ लूट का ये मामला बताया जा रहा है। 5,65,000 रुपए लूटे गए हैं और बदमाशों ने हथियार के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, मारपीट कर नकदी लूटी। एसपी और एसएसपी मौके पर पहुंचे और जांच जो है वो तेज की जा रही है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें जो है वो जुट गई हैं। तो यहाँ अब पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और जैतपुर स्थित घर लौट रहा था व्यापारी और तभी बुधवारा गांव के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें असलहों के बल पर रोका, मारपीट की और उनके हाथ से नकदी लूट कर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना जब पुलिस बलों को दी गई तो अधिकारी समेत बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान थे वहां पहुंचे और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए जो है सीओ के नेतृत्व में 3 टीमें भी बनाई गई हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पीड़ित ठेकेदार का कहना है कि वह रोज की तरह दुकान बंद कर लौट रहे थे और तभी ये वारदात हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलाब सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाब, देखिए, ये 5 लाख से ज्यादा रकम की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अजनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीमोन और चमरुआ गांव में उनके 2 ठेका शराब के चलते हैं, जिससे वहां से 5,65,000 रुपए लेके आ रहे थे अपने घर जैतपुर। तो रास्ते में गांव पड़ता है बुधौरा के बीच में भर्रे की पहाड़ियां, जहां पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने इनकी मोटरसाइकिल में डंडा मारा और इनको डंडे से प्रहार किया, जिसमें इनका हाथ में फ्रैक्चर है और गनीमत है कि ये हेलमेट उस समय लगाए हुए थे। तो हेलमेट में जो डंडा उनने 2-3 बार बार किया है, तो डंडे के बार से इनकी मोटरसाइकिल खाई में गिर गई और ये वहीं पर गिर पड़े और बेहोश हो गए और इनका बैग छीन के तीनों बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हो गए।
ठीक है, अभी अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? क्या पीड़ित ने किसी पर शक जताया है? पीड़ित के ऊपर एक बार और हमला हुआ था और ये अपनी ऑटो से करीब 100 पेटी शराब लेके अपने ठेका में लेके जा रहे थे सीवन गांव में। लगभग 5 माह होने वाला है। तो उस समय इनकी शराब भी लूटी गई थी। उस समय मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने शराब लूटी हुई थी उस समय 5 माह पूर्व, तो उनके ऊपर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई ज्यादा नहीं की गई थी। तो ये उनके ऊपर दूसरी घटना है। तो ऐसे में व्यापारी बहुत भयभीत है। और पुलिस प्रशासन की जहां तक है तो पुलिस अधीक्षक को जैसे ही जानकारी मिली तो पुलिस अधीक्षक ने अपर एसपी, सीओ और थाना प्रभारी पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा और सीओ के नेतृत्व में 3 कमेटियों को गठन करते हुए रात में छापेमारी की गई है। कुछ लोगों को जांच के लिए थाने में बुलाया गया है और बराबर जांच की जा रही है। अब देखना ये बात है कि व्यापारी इस समय दहशत में, क्योंकि गांव से काफी दूर तो ठेका होते हैं और ठेका से जो बिक्री होती है, बिक्री को 2 दिन में या प्रतिदिन अपने घर पे लाना पड़ता है और उसमें इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जब इस तरह की वारदात लगातार हो तो कहीं ना कहीं खौफ लोगों के दिल में बैठ जाता है, क्योंकि खून पसीने की कमाई और ऐसे कोई ले जाए तो प्रशासनिक अमलों पर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, पीलीभीत से खबर सामने आ रही है जहां टाइगर ने खेत में सिंचाई कर रहे किसान पर हमला किया है और घायल शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। डीएम मौके पर पहुंचे, मुआवजा और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बार फिर टाइगर का आतंक, बाघ का आतंक देखने को मिला है। माला रेंज के अंतर्गत आने वाले मेवातपुर गांव में 35 साल के किसान मुकेश कुमार पर उस वक्त टाइगर ने हमला कर दिया जब वह देर रात अपने गन्ने के खेत में सिंचाई का काम कर रहा था और अगले सुबह ही ग्रामीणों ने खेत में मुकेश का खाया हुआ शव देखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ टाइगर हमलों से बचाव के लिए जंगल किनारे तारबंदी का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक और इसमें एक शख्स की मौत, एक किसान की मौत हुई है। यहाँ पर जो है टहा और निवातपुर की ज़मीन पास में ही, वहाँ पर टाइगर कई दिनों से घूम रहा था और वन विभाग को कई बार पहले भी फ़ोन किया गया है, लेकिन वन विभाग की टीम कभी मौके पे नहीं पहुँची। और आज जो है बीती रात किसान जो है रात में पानी लगा के अपने घर वापस चला गया था। सवेरे 4 बजे जो है देखने आया था तो वही मौके पर टाइगर ने जो है वहीं पर किसान को दबोच लिया, वहीं पर उसका हाथ पैर और सब खा लिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज घटना हमारे गाँव के मुकेश कुमार जो सुबह लगभग 4 बजे पानी लगा बता दें, जहां पीलीभीत में बाघ का आतंक और एक किसान की जान ले ली। ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतिक द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, देखिए खाया हुआ शव बरामद किया गया है, किस तरीके से हम देखें, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से इस तरह से जानवरों के आतंक की खबरें सामने आती रही। अभी क्या कुछ माहौल, हालात क्या दिखाई दे रहे वहां? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि ये टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। वहाँ की महोबा रेंज का मामला है। गांव पड़ता है मेवातपुर, वहाँ का ये मामला है। वहाँ पर बताया जा रहा था कि किसान था, वो रात में गया था अपने खेत पर, तब बाघ ने उस पर हमला किया था। और जब सुबह लोग पहुंचे, वहाँ पर ग्रामीण पहुंचे हैं खेतों में, तब उन्होंने सब देखा था। तो उसमें एक पैर और एक हाथ जो था किसान का, वो शेर ने चबा लिया था। हालांकि कहीं ना कहीं मौके पर डीएम भी पहुंचे थे और डीएम ने आश्वासन दिया है ग्रामीणों को, क्योंकि इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था वहां पर और हंगामा कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे वन विभाग पे, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं वन विभाग की वो बता रहे थे। हालांकि अधिकारी जो है उनका कहना यह है कि ये इलाका जो है ये वो बाघ के यहाँ पर दहशत बरकरार रहती है, तो इसके लिए तार फेंसिंग पहले भी करवाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है लोकल के, उन्होंने ही ये तार फेंसिंग कहीं कहीं पर तोड़ दी थी, जिसके चलते बाघ वहां से निकल आ रहे हैं और जो इंसान है उन पर हमला कर दे रहे हैं। हालांकि अब दोबारा से जो डीएफओ है मनीष सिंह, उन्होंने
तार फेंसिंग को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अब लगातार जो गांव के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर जो जंगल बना हुआ है वहां पर तार फेंसिंग की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं ये जो अटैक है टाइगर का वो बंद हो सके। जी बिल्कुल। परिजनों की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह के हादसे होते हैं, उनमें माहौल वहां अभी अलग होगा, लेकिन इस हादसे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो टाइगर अटैक है वो कई बार हो चुका है। अगर बात करें पूरे साल में तो करीबन 8 से 9 लोग ऐसे हैं जिनको बाघ जो है वो अपना निशाना बना चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। जो परिवार है वो कहीं ना कहीं बाघ के हमले के बाद टूट जा रहा है। इससे पहले भी एक महिला थी वो घर पर नल से पानी भर रही थी, तब बाघ घर के अंदर घुस गया था, उसको खींचकर खेतों में ले गया था। हालांकि कहीं ना कहीं जो परिवार है वो मायूस है, लेकिन डीएम जो थे वो मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा जताया था। और जो हमले हो रहे हैं टाइगर पे उस पर भी रोक लगाने को लेकर के जो वन विभाग है, जो डीएफओ हैं, उनको निर्देश जारी किए थे, तार फेंसिंग कराने को बोला है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उन्हें आश्वासन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये आस है कि हमको ये जो टाइगर अटैक है इससे निजात मिल पाएगी। जी बिल्कुल। अब पहले भी इस तरह के मामले सामने आए? देखिए, लगातार कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं जब बाघ निकलता है जंगल से और लगातार जो ग्रामीण होते हैं खेतों में उनको निशाना बनाता है। कई बार ऐसी वीडियो भी ग्रामीणों के द्वारा ही वायरल की गई, गांव में खेतों में टाइगर को घूमते हुए। और पूरे साल की अगर बात करें तो करीबन ऐसे 10 लोग होंगे जो टाइगर के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले जानवरों का आतंक, खासकर बाघ की बात करें तो काफी दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है, और एक किसान को अपना निवाला बनाया और जिससे किसान की जान चली गई। बढ़ते आगे, झांसी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कॉलरशिप न मिलने से परेशान बीटेक छात्र ने फीस भरने के लिए चोरी का रास्ता चुना। जौनपुर निवासी छात्र झांसी के एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। फीस भरने का इंतजाम न होने पर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने उसे चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी छात्र से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र के सद्दीक नगर में बच्चों के मामूली विवाद ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। इस बीच घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर सख्ती दिखाई है। चित्तौली रोड पर भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध सड़क को एसडीएम के निर्देश के बाद नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया और काफी समय से जमीन पर अवैध कब्जा कर सड़क बनाई गई थी, जिस पर शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां एलडीए में 12 जून को होगा जनता दर्शन और कार्यक्रम। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जनता की समस्याएं सुनेंगी। लोग अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे अधिकारियों के सामने रखेंगे। एलडीए कार्यालय में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। तो आपको ये खबर लखनऊ से बताते चले, जहां लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास पहुंचाएंगे। एलडीए में 12 जून को जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जनता की समस्याएं सुनेंगे और यहाँ लोग अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं सीधे अधिकारी तक पहुंचाएंगे, उनके सामने रखेंगे। एलडीए कार्यालय में बात करें तो इस कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अब लोगों के लिए कह सकते हैं कि इस जनता दर्शन के दौरान अपनी समस्या रखने का एक मौका दिया जा रहा है एलडीए कार्यालय में। और इसको लेकर जो है तैयारियां भी बात करें तो पूरी कर ली गई है, जहां लोग आएंगे और अपनी अपनी समस्याएं रखेंगे।
और जब देश की सीमाएं खतरे में हो, आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करें, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन हमले और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ ने। इस सफलता ने एक बार फिर S-400 को भारत के आसमान की ढाल साबित कर दिया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए और भी डरावनी हो सकती है। रूस का अगली पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 अब दुनिया के सामने आने को तैयार है, जिसे लेकर फिर से चर्चाएं भी तेज हो गई है। क्या है इसकी खासियत और दुश्मन के लिए कितना घातक हो सकता है, आइए समझते इस रिपोर्ट के जरिए। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5.43 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से ये सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी?
दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी जीपीएस ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है, किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने इस 500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस अगर भारत। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।